हेलो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली 3 वीडियो लर्न टेंसेस वेरी इजीली पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छी तरह देखी होंगी। हम आज शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 4 और इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा अंतर है। हालांकि दोनों की पहचान रही है होती है, लेकिन इसके अंदर वाक्य की पहचान के साथ समय दिया होता है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान दें और इन दोनों को मिक्स ना करें। सबसे पहले हम स्लाइड के माध्यम से आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ में स्लाइड दिखा रहे हैं। आप ये स्लाइड देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम आम खा रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है, खाना क्रिया है और आम ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खेलना, गाना, रोना, नहाना, ये सब वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने से क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके साधारण वाक्य की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। इसके वाक्य बनाने का नियम इस प्रकार है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड दिया होता है। सिंगुलर यानी एक वचन, ही, शी, इट, राम, श्याम या कोई भी नाम हो तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग होगा। प्लूरल यानी बहुवचन, आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसके साथ आईएनजी लगाना होता है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इस तरह है, वह सुबह से काम कर रहा है। He has been working since morning। दूसरा एग्जाम्पल, हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting for a long time। अब हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 1। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन हैं। इसको बनाने का नियम इस प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और आगे जो समय दिया होता है वो लगाना होता है। यहाँ पर यह याद रखने योग्य बात है कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगता है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन इकट्ठा नहीं लगाया जाता। आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसमें कि हम 10 वाक्य इंटेरोगेटिव टाइप 1 के बना रहे हैं और साथ में उनकी हिंदी में भी अनुवाद कर रहे हैं। Have you been studying since morning? क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? क्या वह पिछले हफ्ते से परियोजना पर काम कर रही है? Has she been working on the project since last week? क्या वे यहाँ 5 साल से रह रहे हैं? Have they been living here for 5 years?
क्या वह 2 घंटे से गिटार बजा रहा है? Has he been playing the guitar for 2 hours? क्या हम दोपहर से बस का इंतजार कर रहे हैं? Have we been waiting for the bus since noon? क्या तुम्हें इलाज के बाद से बेहतर महसूस हो रहा है? Have you been feeling better since the treatment? क्या रात से बारिश हो रही है? Has it been raining since last night? क्या मैं यह व्यायाम 1 हफ्ते से सही कर रहा हूँ? Have I been doing this exercise correctly for a week? क्या बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं? Have the children been playing outside since the morning? क्या टीम पिछले महीने से कड़ी मेहनत कर रही है? Has the team been working hard for the past month? यहाँ पर have, has plus subject plus been लगता है। This is very important point. दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव टाइप 2 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इसमें कहीं सिंस लगता है, कहीं फॉर लगता है, तो इस इंटेरोगेटिव टाइप 2 के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद सिंस और फॉर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं। इनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये इंटेरोगेटिव 2 और नेगेटिव सेंटेंसेस को एक बार समझ लें, इनके नियम समझ लें। उसके बाद सिंस और फॉर के ऊपर पूरा खुलासा किया जाएगा। जो इंटेरोगेटिव टाइप 2 के वाक्य होते हैं, उनकी पहचान होती है कि वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना लगा होता है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है। इसको जो बनाने का नियम है वो ऐसे है, पहले वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इनमें से कोई भी एक शब्द जो हमारे को जरूरत होती है उसको लगा लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस जो भी समय दिया होता है उसका वर्णन किया जाता है। यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगता है, ये इसका रूल है। यानी कि इसका ये नियम है कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वाक्यों में हैव, हैज बीन इकट्ठा नहीं लगता, बल्कि बीन से पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप याद रखें कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हम 10 वाक्य बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नवाचक प्रकार 2 के सभी वाक्य होंगे। पहला नंबर, तुम सुबह से क्यों रो रही हो? Why has she been crying since morning? दूसरा, वे कल रात से क्यों बहस कर रहे हैं? Why have they been arguing since last night? नंबर 3, वह पिछले 2 सालों से कहाँ काम कर रहा है? Where has he been working for the past 2 years? तुम्हें 1 घंटे से कौन फोन कर रहा है? Who has been calling you for an hour? वह पिछली रात से क्या कर रही है? What has she been doing since last night? तुम उसका कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? How long have you been waiting for him? अगला, वे कल से क्यों लड़ रहे हैं? Why have they been fighting since yesterday? पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? Who has been helping you for the last few months?
तुम हर शाम 1 घंटे के लिए कहाँ जा रहे हो? Where have you been going every evening for an hour? दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसकी पहचान वैसे ही है जैसे साधारण वाक्य की होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन ही रहते हैं और यहाँ पर सिंपल वाक्य बनाने में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन लगता है। यानी कि इसका ये रूल है कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वाक्यों में हैव या हैज बीन इकट्ठा नहीं लगता, बल्कि बीन से पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। वाक्य बनाने का नियम इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड दिया होता है। सिंगुलर यानी एक वचन ही शी इट राम श्याम या कोई नाम के साथ हैज नॉट बीन का प्रयोग होता है और प्लूरल यानी बहुवचन में आई वी दे यू के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ता है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया जाता है। वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। He has not been working since morning. हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। We have not been waiting for a long period. वह 2015 से इस शहर में नहीं रह रहा है। He has not been living in the city since 2015. वे 2 घंटे से फुटबॉल का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। They have not been practicing football for 2 hours. वह कल से परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रही है। She has not been studying for the exam since yesterday. दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसके अंदर समय बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और आपको सिंस और फॉर में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने इस वीडियो पे काफी लंबी चर्चा की है और काफी ज्यादा स्लाइड्स बनाई हैं। आपको कुछ एक ऐसे उदाहरण दे दिए हैं जिससे कि आपको कभी भी जिंदगी में सिंस और फॉर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप वाक्य बनाते समय सही तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग कर पाएंगे। अब हम आपको ये सारी चीजें स्लाइड के माध्यम से समझा रहे हैं। आप इन स्लाइड्स को लगातार देखिए, इनको रोकिए, इनको समझिए, इनको पॉज करके जहां पे भी आपको जरूरत हो इसका अध्ययन करें, क्योंकि कुछ अभ्यास करने के बाद आपको कभी भी लाइफ में सिंस और फॉर में कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा और आखिर में सिंस और फॉर के जो कुछ अन्य अर्थ हैं वो भी बताए गए हैं। आप इसको स्लाइड्स को ध्यान से देखें। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग सामान्यतः परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है। फॉर एंड सिंस दोनों का अर्थ होता है से, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फॉर का प्रयोग समय की अवधि यानी ड्यूरेशन के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग समय की एक निश्चित बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम यानी कार्य के शुरू होने का समय बताने के लिए किया जाता है। सिंस निश्चित समय के लिए उपयोग किया जाता है। निश्चित समय जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिनांक, दिनों,
महीनों के नाम आदि के साथ since का प्रयोग किया जाता है। Since refers to a specific point of time when an action started in the past and is still ongoing in the present. Since उस समय विशेष specific point in time को दर्शाता है जब कोई क्रिया एक्शन अतीत में शुरू हुई थी और वर्तमान में भी जारी है। ये इसकी खास निशानी है कि सिंस हमें वहां लगाना है जहां पे हमें काम के शुरू होने के समय का पता होता है। सिंस का प्रयोग नीचे दिए गए समय सूचक शब्दों के साथ होता है। याद रखें कि एक निश्चित समय वाले शब्दों के साथ अगर से लगा है तो सिंस लगेगा। हमने आपकी सहूलियत के लिए काफी सारे ऐसे उदाहरण लिख कर दिए हैं स्लाइड में, जिससे आपको इनको याद कर लेना है और ये ध्यान में रखना है कि जब ये शब्द आएंगे तो हमें हमेशा सिंस का प्रयोग करना है, फॉर का नहीं। जैसे रविवार से, दोपहर से, शाम से, सूर्योदय से, रात से, 1920 से, दोपहर के बाद से, सवेरे से, सूर्यास्त से, आधी रात से। अगर ये शब्द वाक्य में हिंदी में आते हैं जिनके साथ से लगा होता है तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। सिंस संडे, सिंस 1920, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, ऐसे उदाहरण है। ये आप स्लाइड के माध्यम से इनको याद करके भी रख सकते हैं ताकि आपको कभी गलती ना लगे। कुछ उदाहरण और हम अगली स्लाइड में दिखा रहे हैं। जैसे 5 बजे से, कल से, पिछले महीने से, 1 बजे से, पिछली साल से, शरद ऋतु से, क्रिसमस से, बसंत ऋतु से, दीपावली से, होली से, उसके जन्म से, 10 बजे से। जब ऐसे शब्द आएंगे जिसमें एक निश्चित समय दिया होता है कार्य के शुरू होने का, तो वहां पर हम हमेशा सिंस लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें ड्यूरेशन की जानकारी नहीं है लेकिन काम के शुरू होने की जिन जानकारी है, तो हम इसको इसी प्रकार बनाएंगे। सिंस समर, सिंस ईद, सिंस 8 PM, सिंस लास्ट नाइट, सिंस दीपावली। इस तरह से हम इन वाक्यों को सिंस के साथ संपूर्ण करेंगे। यहाँ ये याद रखने योग्य बात है कि एक निश्चित समय वाले शब्दों के साथ अगर से लगा है तो ऐसे वाक्य बनाते समय सिंस लगेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम दे रहे हैं उसके विवाह से, यानी कि हम किसी घटना का भी जिक्र करते हैं तो उसके शुरू होने का समय हमें पता है लेकिन कितनी अवधि से हो रहा है ये नहीं पता, इसलिए भी यहाँ पे सिंस ही लगता है। जैसे उसके विवाह से, उनके झगड़े से, उसके बचपन से, आपकी जवानी से। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, सिंस हिज मैरिज, सिंस देयर क्वारल, सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ। कुछ और उदाहरण, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। I have been studying since early morning. वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं। They have been playing cricket since noon. We have been waiting for the bus since 10 o'clock. यानी हम 10 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। वह अपनी डिग्री पूरी करने के बाद से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। He has been teaching in this school since he completed his degree. It has been raining continuously since last night. पिछली रात से लगातार बारिश हो रही है। मैंने व्यायाम शुरू करने के बाद से बेहतर महसूस किया है। I have been feeling better since I started exercising. वह इस शहर में आने के बाद से योग का अभ्यास कर रही है। She has been
practicing yoga since she moved to this city. वे बैठक शुरू होने के बाद से परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं. They have been discussing the project since the meeting started. मजदूर कल सुबह से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं. The workers have been repairing the road since yesterday morning. मैं पिछले हफ्ते से नहीं लिख रहा हूँ. I have not been writing since last week. Again to remember, a very important point. इसको हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि आपको ये अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि since कहाँ लगाना है. याद रखें कि एक निश्चित समय वाले शब्दों के साथ अगर से लगा है तो ऐसे वाक्य बनाते समय since लगेगा. यूज ऑफ फॉर. अब हम बात करेंगे फॉर कहाँ लगता है. फॉर का प्रयोग उस समय के लिए होता है जिसका हमें कोई प्रारंभिक बिंदु का पता नहीं होता, यानी स्टार्टिंग पॉइंट का हमें मालूम ही नहीं होता, लेकिन समय अवधि ड्यूरेशन की जानकारी होती है. जहां भी संख्या के बाद घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष वगैरह लगता है वहां फॉर का प्रयोग होता है. कार्य की कुल अवधि बताने के लिए जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 4 दिन, 30 मिनट आदि के साथ फॉर का उपयोग किया जाता है. नीचे दिए गए समय सूचक शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह 5 साल से यहाँ काम कर रही है. तो ये 5 साल जो है ये समय की अवधि है, ये ड्यूरेशन है. हमें मालूम है कि उसको यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं. तो इसको जब हम अनुवाद करेंगे इसका, शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, तो यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है. ऊपर वाला वाक्य जिसकी काम की अवधि 5 वर्ष है, ना तो इस अवधि की शुरुआत को दिखाया गया है और ना ही अंत को, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा. नीचे दिए गए समय सूचक शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं. हमने इसकी भी एक स्लाइड बनाई है. स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 30 मिनट से, 30 मिनट से, कई मिनट से, 5 घंटों से, कई घंटों से, 2 दिन से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, 6 सप्ताह से. जब हमारे को ड्यूरेशन यानी कि समय की अवधि का पता चल जाता है तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं. फॉर 30 मिनट्स, फॉर मैनी मिनट्स, फॉर 5 hours, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर 6 weeks. तो ये आप स्लाइड के माध्यम से इन चीजों को अच्छी तरह अभ्यास में लेकर आए कि जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता लग जाए वहां पे फॉर का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग वहां नहीं होगा. इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं कि फॉर का प्रयोग करने के लिए हमने समय की अवधि, टाइम ड्यूरेशन वाले वाक्य निकाले हैं, जिनके आगे आपने देखा है फॉर 3 months, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर 2 years, फॉर 5 decades, फॉर several decades, फॉर 2 centuries, फॉर several centuries, फॉर a minute. इनसे ये पता लगता है कि फॉर वहां लगाना है जहां पर हमें समय की अवधि का ज्ञान हो. संक्षेप में आप इसको समझें. फॉर द पास्ट 10 days, पिछले 10 दिनों से, पिछले 7 वर्षों से. फॉर द पास्ट 7 years, दशकों से. फॉर डिकेड्स, घंटों से. फॉर आवर्स,
महीनों से फॉर मंथ्स, वर्षों से फॉर ईयर्स, सप्ताहों से फॉर वीक्स। इस प्रकार आप ये बात समझें कि महीने, घंटे, साल, हफ्ते, जहां पर भी समय की अवधि का पता चलता है तो वहां पे फॉर का प्रयोग हमने करना है। अगेन टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी वाक्य का कोई प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होता है लेकिन समय अवधि ड्यूरेशन की जानकारी होती है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने जहन में इस बात को बिठा लें कि जिस वाक्य का शुरू होने का नहीं पता, कार्य के शुरू होने का नहीं पता, लेकिन समय की अवधि दी हुई है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फॉर और सिंस के प्रयोग को समझ लिया होगा और कभी भी आप इस प्रकार की आगे गलती नहीं करेंगे और इसका कंफ्यूजन भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप इन स्लाइड्स को बार बार देखें तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि फॉर एंड सिंस के कुछ दूसरे अर्थ भी होते हैं। फॉर का अर्थ है के लिए, तक, के लिए या तक। He has come for you, वह तुम्हारे लिए आया है। For a year, एक साल तक। अब सिंस के भी दो मायने होते हैं, चूंकि या जब से। इसको हम कैसे समझेंगे? जब से मैंने तुम्हें देखा है, सिंस आई saw you। ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनेट का है, ये वाक्य आपने समझा। और दूसरा जो वाक्य है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, चूंकि मैं तुम्हें देखता हूं, सिंस आई सी यू। तो हमेशा की तरह हमने इस बार भी एक ग्रीन कार्ड बनाया है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की विशेष बातें नटशेल में बताई हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बड़ा अंतर है, दोनों को मिक्स ना करें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया होता है। सिंस वहां लगाएं जहां काम के शुरू होने का पता हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर वहां लगाएं जहां समय की अवधि का पता हो, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता हो। नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एक्सेट्रा लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव वाक्यों में हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस एक्सेट्रा लगाए जाते हैं। ये बातें नटशेल में आपको समझ आ जाएंगी। हमेशा की तरह हमने वीडियो के अंत में येलो कार्ड लगाया है। इसमें हम 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आते हैं और उनमें सिंस और फॉर का प्रयोग करके आपके अभ्यास को बढ़ाने की कोशिश की है। एक शब्द है लूज, जिसका अर्थ होता है ढीला, और दूसरा है लॉस, जिसका अर्थ होता है खोना। द कारपेंटर हैज बीन फिक्सिंग द लूज डोर हिंजेस सिंस मॉर्निंग। दूसरा, शी हैज बीन लूजिंग वेट फॉर 2 months। एक शब्द है मोरल, मोरल का मतलब है नैतिक, दूसरा है मोरल। मोरल, द टीचर हैज बीन टीचिंग मोरल लेसन्स टू द स्टूडेंट्स सिंस मंडे। मोरल, द कैप्टन हैज बीन बूस्टिंग द टीम्स मोरल फॉर द लास्ट वीक। एक शब्द होता है पर्सनल, जिसका अर्थ है निजी, दूसरा होता है पर्सोनल, कर्मचारी। पर्सनल, शी हैज बीन शेयरिंग हर पर्सनल स्टोरी विद हर फ्रेंड्स फॉर एन आवर। दूसरा है पर्सोनल, द HR डिपार्टमेंट हैज बीन ट्रेनिंग द न्यू पर्सनल सिंस लास्ट फ्राइडे। इनकी हिंदी आप देख रहे हैं स्लाइड में, आप खुद इनको समझने की कोशिश करेंगे।
एक अगला अक्षर है प्रिंसिपल, जिसका अर्थ होता है मुख्य अध्यापक या प्रधान अध्यापक। दूसरा होता है प्रिंसिपल सिद्धांत, जिसको हमने शब्दों में इस प्रकार यूज किया है, द प्रिंसिपल हैज बीन एड्रेसिंग द पेरेंट्स सिंस 9 AM। दूसरा प्रिंसिपल, दे हैव बीन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर मैनी ईयर्स। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं देयर, THEIR, और दूसरा शब्द है THERE। पहले वाले देयर का है मतलब उनका, और दूसरे का है वहां। दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 weeks। सेकंड शब्द देयर, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग देयर सिंस द आफ्टरनून। एक शब्द है टू, टू और टू। टू का मतलब है को, और दूसरे टू का मतलब है भी, और तीसरे टू का मतलब है दो। ये आप इनसे भली भांति परिचित हो गए। शी हैज बीन गोइंग टू द पार्क सिंस लास्ट मंथ। टू, दे हैव बीन फीलिंग टू एग्जॉस्टेड फॉर द पास्ट फ्यू डेज। और तीसरा टू, ही हैज बीन मैनेजिंग टू टास्क साइमल्टेनियसली सिंस मॉर्निंग। ये येलो कार्ड की 5th स्लाइड है। आप इसको पॉज करके धीरे से देखें और समझें। हमने अपनी तरफ से आपको इस टेंस के बारे में काफी डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो मेन बात है वो है वाक्य की पहचान समय के साथ दी हुई है, और दूसरा सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार होना है, और इसके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और सिंस और फॉर के दूसरे अर्थ भी हमने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपका ज्ञान बढ़ाएगी, शब्दकोश का भी और दूसरी चीजों का भी। इसलिए हमारा आपसे ये कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका ले सकें। धन्यवाद।